हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3B। ठीक है, इलास्ट्री ऑफ डिमांड, उसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्ट्री ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें हम इलास्ट्री ऑफ डिमांड की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखो हमने ऑलरेडी इलास्ट्री ऑफ डिमांड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, उसके इंपॉर्टेंस कल हमने फिनिश किए थे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, सॉरी कल हमने उसके फिनिश किए थे, मीन्स उसके जो इलास्ट्री ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इलास्ट्री ऑफ डिमांड वो हमने कंप्लीट किए। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्ट्री ऑफ डिमांड। ठीक है बच्चों, तो जो इंपॉर्टेंस है इलास्ट्री ऑफ डिमांड के, समझ में इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो इलास्ट्री ऑफ डिमांड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, दैट इज अ फिजिकल पॉलिसी, देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस, ट्रेड यूनियन, उसके बाद बच्चों है इंटरनेशनल ट्रेड, दिस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, पब्लिक यूटिलिटीज एंड प्राइसिंग। दीज आर द 6 फैक्टर। ठीक है, ये ऐसे 6 फैक्टर्स है जो क्या है इलास्ट्री ऑफ डिमांड के ऊपर बेस्ड है। समझ में मतलब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये प्रोडक्ट के इलास्टिक और इनलास्टिक के बेस पे हम ये सब चीज़ फिक्स करते हैं। जैसे कोई भी फिजिकल पॉलिसी है, हम वेदर द प्रोडक्ट हैविंग द इलास्टिक एंड इनलास्टिक डिमांड, on the basis of that we fix the all these thing. We fix the fiscal policy, we fix the price discriminations, trade union, then international trade. All these are the factors, all these are the thing that is depend on the elastic or inelastic demand for the goods. ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं वन बाय वन उसको देखते हैं। सो देखो सबसे पहला आपका है फिजिकल पॉलिसी। देखो फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी मीन्स और टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, टैक्स की पॉलिसी, गवर्नमेंट जो होती है देखो आपके ऊपर टैक्स कलेक्ट करती है, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स क्या होता है बच्चों, दैट इज अ टैक्स। सो गवर्नमेंट कलेक्ट द 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। द डायरेक्ट टैक्स, द टैक्स दैट इज लिविड ऑन द गुड्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स है जो क्या होता है, सॉरी इनकम पे ऊपर चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है, इनकम। द टैक्स दैट इज चार्ज ऑन द इनकम, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, परक्विजिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है डायरेक्ट टैक्स के टाइप्स है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स, द टैक्स दैट इज लिविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें सेल टैक्स, अभी हमारे पास जीएसटी है, सेल्स एंड सर्विस टैक्स दोनों को, सेल्स टैक्स गुड्स के ऊपर लगता है और सर्विस टैक्स सर्विस पे लगता है। सो ये दोनों को मिला के अभी हमने देखो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ठीक है, उसका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये जो टैक्स होते हैं गवर्नमेंट चार्ज करती है पब्लिक के ऊपर। ठीक है, या जो इनकम अर्न करता है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स चार्ज करती है, और जो गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूमर है उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करती है। तो इसका ये जो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है, ये जो टैक्स होते हैं ना बच्चों, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू टैक्स से आता है। ठीक है, अबाउट 80% ऑफ अर्निंग फ्रॉम द टैक्स। तो गवर्नमेंट ने टैक्स अगर प्रॉपरली चार्ज किया तो गवर्नमेंट को अर्निंग होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी गुड्स या सर्विस पे टैक्स चार्ज करने से पहले वो क्या करते हैं, दे डिसाइड वेदर इट हैविंग द इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड इन द मार्केट। सो गवर्नमेंट में रेज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन दोज गुड्स हुज डिमांड इज हाईली इनलास्टिक। देखो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर ज्यादा चार्ज करती है, जिसका डिमांड इन इलास्टिक है। इनलास्टिक में तो बच्चों भले प्राइस बढ़ जाए लेकिन डिमांड कम होने वाला नहीं है। समझ में, अभी ऐसे गुड्स जिसका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड कम नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या करे, ज्यादा टैक्स लगाएगी। ज्यादा टैक्स लगाने से प्राइस बढ़ेगा लेकिन डिमांड तो उतना ही रहेगा, सेल ऑटोमेटिकली होने वाला है वो प्रोडक्ट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स कब मिलेगा, जब गुड्स सेल होगा, तो गुड्स सेल हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे गुड्स जिसका डिमांड इलास्टिक है, मतलब प्राइस के बढ़ते डिमांड फॉल हो जाता है, ऐसे गुड्स को इनलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। तो ऐसे गुड्स जिसका डिमांड इलास्टिक है उसके ऊपर गवर्नमेंट लो टैक्स चार्ज करती है। क्योंकि बच्चों देखो अगर इलास्टिक डिमांड वाले गुड्स के ऊपर अगर टैक्स लगाएंगे तो गुड्स तो हो जाएंगे महंगे, उसका डिमांड हो जाएगा फॉल, तो गुड्स सेल ही नहीं होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, द गुड्स who having the highly inelastic demand they raise a higher indirect tax। ठीक है, on that goods and services। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, वाइन, देखो सिगरेट हो गया, वाइन होगा, ये ऐसे गुड्स है जो हैबिचुअल गुड्स है। ठीक है, कल हमने देखा था इनका डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। तो ये जो गुड्स है भले इसका प्राइस बढ़ जाए लोग फिर भी इसको कंज्यूमर, इसलिए देखो सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट किस पे चार्ज करती है, सिगरेट और वाइन पे टैक्स चार्ज करती है, ताकि गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सके। सो गवर्नमेंट को हेल्प किया कि नहीं, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द गवर्नमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट टू फिक्स द फिजिकल पॉलिसी, दैट इज अ टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट है
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंशिएशन। देखो हम एक ही गुड्स का अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग मार्केट में अलग अलग एरिया में अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। वही गुड्स का अगर तुम हाई प्रायोरिटी सेक्टर मतलब एकदम स्टैंडर्ड हाईफाई एरिया में जाओगे तो उसका प्राइस हाई होगा, और वही गुड्स का प्राइस एकदम मिडिल क्लास वाले एरिया में जाओगे या लोअर पुअर क्लास वाले एरिया में जाओगे उसका प्राइस लो होगा। व्हाई देयर इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस पे डिपेंड होता है? देखो, द मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द हाई प्राइस फॉर दोज कमोडिटी फॉर विच डिमांड इज इनइलास्टिक। देखो ऐसे गुड्स जिसका डिमांड इनइलास्टिक, कल भी हमने पढ़ा था, देखो बच्चों, जो रिच पर्सन होते हैं उनका डिमांड क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट रिच पर्सन परचेस करते हैं उसका डिमांड मोस्टली इनइलास्टिक होता है, क्योंकि उनके पास इनकम ज्यादा होता है। जिसके पास इनकम ज्यादा होता है उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है, क्योंकि उसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वही लिखा है, द मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट द सेलर कैन फिक्स द हाई प्राइस फॉर दोज कमोडिटी फॉर विच डिमांड इज इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल क्वालिटी सोप डिमांडेड बाय रिच पर्सन। ठीक है, मतलब जिस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, मींस इनइलास्टिक है, हाई इनइलास्टिक है, दे चार्ज अ हायर प्राइस। ठीक है, एंड लेस प्राइस फॉर द दोज कमोडिटी फॉर विच डिमांड इज इलास्टिक। ऐसे प्रोडक्ट जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, जो एकदम मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग होते हैं, देखो वो लोग क्या करते हैं, जैसे प्राइस बढ़ जाए उनका डिमांड इलास्टिक हो जाता है। तो जो पुअर पर्सन जो गुड्स डिमांड करते हैं उसका डिमांड मोस्टली इलास्टिक ही होता है, क्योंकि कैसा होता है, दे ट्राई टू एडजस्ट देयर वांट्स विद देयर इनकम्स। वो अपने वांट्स को इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं। समझ में, जहां सस्ता मिला वहां से परचेस करते हैं। तो इसके लिए कैसा है, द लेस प्राइस फॉर द दोज कमोडिटी फॉर विच डिमांडेड इज इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल ordinary soap demanded by masses, mass मतलब large number of public, so lower price charge on the product which having the inelastic demand। समझ में बच्चों? so price discrimination, प्राइस में भेदभाव, फर्क क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, समझ में? so according to there is a elastic and inelastic demand. If there is a inelastic demand for the goods, high price is charged. If there is a elastic demand for the goods, low price is charged। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड है ट्रेड यूनियन। देखो ट्रेड यूनियन क्या था, इट इज अ एसोसिएशन, इट इज अ कमिंग टुगेदर ऑफ द पर्सन फॉर देयर इकोनॉमिक फाइट, इकोनॉमिक राइट्स, टू फाइट अगेंस्ट देयर इकोनॉमिक राइट्स। मतलब अपने इकोनॉमिक अधिकार को लड़ने के लिए, अपने राइट के लिए फाइट करने के लिए ये यूनियन क्या होती है, फॉर्म होती है। जैसे ऐसे अलग अलग की यूनियन, कंज्यूमर का यूनियन होता है, वैसे ट्रेड यूनियन किसका होता है, मोस्टली लेबर का होता है। समझना, ट्रेड यूनियन फॉर दी लेबर, उसको लेबर यूनियन भी बोलते हैं। सो ट्रेड यूनियन कैन बी डिफाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज एसोसिएशन ऑफ वर्कर इन द ट्रेड और प्रोफेशन। ठीक है, फॉर्म फॉर द फर्दर देयर राइट एंड इंटरेस्ट, मतलब अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए वो क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए फाइट करता है। ऐसा होता है ट्रेड यूनियन बच्चों। तो ट्रेड यूनियन क्या होता है, किसके लिए फाइट करता है, अपने राइट्स के लिए। जैसे आप समझो अभी लेबर का ट्रेड यूनियन है, तो लेबर का जो ट्रेड यूनियन का जो लीडर है वो क्या करेगा, किस लिए फाइट करेगा, हाई वेजेस, हाई सैलरी, इंसेंटिव, बेनिफिट, ये चीज के लिए वो फाइट करेगा। बराबर कि नहीं? किसके साथ फाइट करेगा, मैनेजमेंट के साथ फाइट करेगा। तो उसको अगर इसको फाइट करना है, हाई सैलरी, हाई वेजेस, तो उसको क्या होना चाहिए, इलास्टिक ऑफ डिमांड का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट ट्रेड यूनियन वाले, जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, जो प्रोडक्ट लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसका मार्केट डिमांड इनइलास्टिक है तो वहां पे प्राइस को बढ़ने का स्कोप है। डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस को बढ़ाने का स्कोप है, मतलब जिसका डिमांड इनइलास्टिक होता है उसका प्राइस बढ़ सकता है। तो ट्रेड यूनियन वाले क्या क्या करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट को सजेस्ट करते हैं, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय आवर लेबर, दे हैविंग दैट प्रोडक्ट हैविंग द इनइलास्टिक डिमांड इन द मार्केट। उसका मार्केट में इनइलास्टिक डिमांड है, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं मैनेजमेंट को कि क्या करे, वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के हाई प्राइस में सेल करे और लेबर को अच्छी सैलरी एंड वेजेस और इंसेंटिव दे। समझ में? सो दैट्स व्हाई ट्रेड यूनियन also get the help of the elastic demand to fight their rights. So देखो ट्रेड यूनियन कैन बी सक्सेसफुली बार्गेन। ट्रेड यूनियन देखो सक्सेसफुली बार्गेन मतलब क्या करना, अपने जो राइट्स है, अपने जो अधिकार है उनके लिए बार्गेन लड़ना फॉर द हायर वेजेस इफ दे प्रोड्यूस द कमोडिटी फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर वो लेबर जो है ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जिसका डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे जिसका डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, तो ऐसे टाइम पे ट्रेड यूनियन का जो लीडर होगा वो हाई वेजेस सैलरी के लिए बार्गेनिंग करेगा, मांग करेगा उसके हाई सैलरी वेजेस की। क्यों? उसको पता है इसका डिमांड इनइलास्टिक है, अगर हाई वेजेस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन उसका डिमांड कम होने वाला नहीं है, प्रोडक्शन कंटिन्यू होगा, सो इससे लेबर को बेनिफिट होगा। समझ में? सो दैट्स व्हाई ट्रेड यूनियन आल्सो हेल्पफुल, इट इज आल्सो हेल्पफुल टू ट्रेड यूनियन
टू बार्गेन फॉर द राइट ऑफ द लेबर एंड देयर पीपल्स। ठीक है, सो इलास्टिक डिमांड यूजफुल फॉर द ट्रेड यूनियन। फोर्थ पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंटरनेशनल ट्रेड मींस व्हाट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड मींस इंपोर्ट में होगा इनफ्लो ऑफ द गुड्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ कंट्री, एक्सपोर्ट मींस आउटफ्लो ऑफ द गुड्स टू द अदर कंट्रीज। ठीक है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। देखो अभी हर एक कंट्री का एम क्या होता है बच्चों, टू रिड्यूस द इंपोर्ट एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट। देखो इंपोर्ट अगर कम होगा तो ज्यादा मतलब कम पैसा विदेश में जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा अर्निंग होगी। तो अभी देखो यहाँ पे कंट्री क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी बनाती है जिसके ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कंट्रोल किया जा सके और एक्सपोर्ट से ज्यादा अर्निंग की जाए। तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसी कंट्री गवर्नमेंट बनाती है। तो कंट्री फिर क्या करती है उसमें, द गुड्स हुज डिमांड इज इनइलास्टिक इन द फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में जिस गुड्स का डिमांड इनइलास्टिक है उसको ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो भले फॉरेन मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाए लेकिन हमारे गुड्स का डिमांड कम होने वाला नहीं है। उसी तरीके से ऐसे गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा करती है जिसका डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक वाले गुड्स का डिमांड ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा करती है, क्योंकि अगर कल को समझो हमको वो गुड्स नहीं चाहिए तो हम उसका प्राइस बढ़ा देंगे, अल्टीमेटली उसका डिमांड कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो, इलास्टिक है ना इसलिए। तो दैट्स वाई इट इज हेल्प फॉर द गवर्नमेंट टू फ्रेम द इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। सो कंट्री कैन बी एक्सपोर्ट दोज गुड्स हुज डिमांड आर इनइलास्टिक इन द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, ऐसे गुड्स जिसका डिमांड वर्ल्ड मार्केट में इनइलास्टिक है, ऐसे गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है कंट्री, क्योंकि ऐसे गुड्स को कोई भी निगलेक्ट नहीं कर पाएगा। भले प्राइस बढ़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, डिमांड सेम रहने वाला है, डिमांड कम होने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। तो ऐसे इनइलास्टिक डिमांड वाले गुड्स को क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा प्राइस बढ़ा के ज़्यादा अर्निंग करेंगे। एंड शुड इम्पोर्ट दोज गुड्स whose demand is more elastic in the domestic market। हमारे मार्केट में ऐसे गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जिसका डिमांड इलास्टिक हो, ताकि हम जब चाहे उसको क्या कर सके, मीन्स उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। समझ में? सो क्या बोला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसको करते हैं, जिसका डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। और इंपोर्ट किसको करते हैं, जिसका डिमांड क्या है, इलास्टिक है। सो इलास्टिक वाले गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और इनइलास्टिक वाले गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटीज। सो देखो गवर्नमेंट जो है ना बच्चों, वो पब्लिक यूटिलिटीज देती है। पब्लिक यूटिलिटी मतलब टॉयलेट की फैसिलिटीज, वाटर सप्लाई, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब सुविधा, रोड ये सब जो सुविधा, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिल रहा है, दिस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक यूटिलिटीज। उसको जैसे पोस्टल डिलीवरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ठीक है, जो नेचुरल गैस है एलपीजी वगैरह आपके पास है, वाटर सप्लाई हो गया, वेस्ट ऑफ द डिस्पोजल, आपका जो देखो म्यूनसिपालिटी की गाड़ियाँ के डिस्पोजल वगैरह लेके जाती है, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, केबल टीवी हो गए, टेलीफोन हो गए, ये सभी चीज़ पब्लिक यूटिलिटीज है एंड इट शुड प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो और इनका डिमांड मोस्टली बच्चों क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कभी भी प्राइवेटाइज नहीं करती है। प्राइवेटाइज करेंगे तो क्या करेंगे, जो प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट बिजनेसमैन क्या करेगा, उसका प्रॉफिट, उसको हाई प्राइस करके हाई प्रॉफिट कमाएगा। ये ऐसे गुड्स है। तो उसके लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मोस्टली कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट, बिकॉज दिस प्रोडक्ट हैविंग द इनइलास्टिक डिमांड, और ये नेसेसरी है। समझ में? सो देखो द नेसेसरी प्रोडक्ट हैव द इनइलास्टिक डिमांड। जो नेसेसरी जो प्रोडक्ट है ना, इनका डिमांड इनइलास्टिक है। प्राइस बढ़ जाएगा तो भी हमको कंज्यूम करना है। समझ में? अभी देखो रेलवे हो गए, भले प्राइस बढ़ जाए तो भी हम क्या करेंगे, टिकट परचेस करके ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि दिस इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका कोई सब्सिट्यूट भी नहीं है और वो नेसेसरी है आपके लिए। सो देयरफॉर पब्लिक यूटिलिटी लाइक द पोस्टल सर्विस, रेल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा शुड बी अंडर द गवर्नमेंट होल्ड टू अवॉइड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अभी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर दे दिया जाए बच्चों, तो हाई प्राइस चार्ज करेंगे और क्या करेंगे, उसके ऊपर मिस हाई प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इससे किसका एक्सप्लॉइटेशन होगा, पुअर पर्सन का। सो पब्लिक यूटिलिटी मोस्टली हैंडल बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द नेसेसरी प्रोडक्ट्स, दिस आर नेसेसरी थिंग्स, एंड the private person can be, private businessman can be hike the price of such a product and earn the high profit and exploit the public. So to avoid this thing, government have undertake all these things. So because government have the knowledge of elastic and inelastic demand, because this product has the inelastic demand, और इनइलास्टिक डिमांड में हम जितना भी चाहिए प्रॉफिट कमा, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड कम नहीं वाला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सब प्रोडक्ट अपने अंडर कंट्रोल में लिए। समझ में? सो ऑल दिस सर्विस प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट हैविंग द इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, उसका सिक्स पॉइंट है प्राइसिंग। देखो कोई भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग फिक्स करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं या फिर सर्विसेज होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
फैक्टर प्राइस, गुड्स का प्राइस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस। हाँ, जो हम वैल्यू पे करते हैं ना बच्चों, उनको उसको बोलते हैं प्राइस बोलते हैं। जैसे अभी समझो गुड्स का प्राइस हम क्या होते हैं, उसका जो पैसा पे करते हैं, उसका जो प्राइस लिखा होता है वो पे करते हैं। उसके बाद जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसका प्राइस क्या होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज आर द, ये जो गुड्स है उसका प्राइस हो गया। उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, इनका भी प्राइस होता है। इनका प्राइस क्या, जैसे लैंड का प्राइस रेंट है, लेबर का प्राइस वेजेस है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो प्राइस होता है ना, वो कैसे फिक्स करते हैं, ऑन द बेस ऑफ इलास्टिक और इनलास्टिक डिमांड ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, ऐसे गुड्स जिसका डिमांड इनइलास्टिक है, जिसका डिमांड इनइलास्टिक तो हाई प्राइस चार्ज होगा, और जिसका डिमांड इलास्टिक है लो प्राइस चार्ज होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर देंगे तो तुरंत उसका डिमांड फॉल हो जाएगा मार्केट में। तो इसके लिए इलास्टिक वाले प्रोडक्ट का प्राइस लो फिक्स होता है। वैसे ही यहाँ पे जो लैंड, लेबर, कैपिटल्स है ना, उनका भी प्राइस क्या है, तो उसी बेस पे डिमांड होता है। जैसे समझो अभी लेबर है, समझ में, लेबर का डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, देखो आईटी इंजीनियर का काम सिर्फ आईटी इंजीनियर ही कर सकता है, वही लेबर कर सकता है जो आईटी इंजीनियर का एक्सपर्ट हो, जिसको उसका नॉलेज हो। तो देखो उसको हाई प्राइस, हाई वेजेस पे करते हैं। सिर्फ वो आके कंप्यूटर में थोड़ा बहुत कोडिंग करता है आईटी इंजीनियर, और तुरंत क्या होता है, ही गेट द हाई प्राइजेस बिकॉज इट हैविंग द इनइलास्टिक डिमांड। लेकिन जो मैनुअल वर्कर है, जैसे भी रोड खोदने वाला जो लेबर है, ठीक है, जो रोड पे मैनुअल वर्क करने वाला लेबर है, उसको लो वेजेस मिलता है, इतना हार्ड वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड इलास्टिक है। तू नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा तीसरा करेगा। लेकिन आईटी इंजीनियर में ऐसा नहीं है, आईटी इंजीनियर का काम सिर्फ आईटी इंजीनियर ही करेगा, क्योंकि उसका डिमांड इनइलास्टिक है और उसका डिमांड क्या है, इलास्टिक है। समझ में? सो दैट्स व्हाई द प्राइसिंग फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मींस द कॉन्सेप्ट्स आर फिक्स ऑन द बेस ऑफ इलास्टिक डिमांड। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड यूजफुल इन द प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट के प्राइस में भी यूजफुल होता है, एंड फैक्टर प्राइसिंग, दोनों के प्राइस को फिक्स करने में हेल्प करता है। द कमोडिटी एंड द फैक्टर हैविंग द इनइलास्टिक डिमांड कमांड द हाई प्राइस। जिसका डिमांड इनइलास्टिक है ना, उसका प्राइस हाई होता है, भले कमोडिटी हो, मतलब कोई गुड्स हो, या फिर ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो। अगर इनका डिमांड इनइलास्टिक रहेगा तो हाई प्राइस मिलेगा। जैसे मैंने बोला, लेबर का अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो हाई प्राइस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर इंजन की जगह दूसरे को हम यूज ही नहीं कर सकते, तो डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक है। तो इसका मतलब उसका वहीं पे उसी को यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है, उसका डिमांड इलास्टिक है तो हाई वेजेस, हाई सैलरी मिलता है। वैसे मैनुअल वर्कर को लो सैलरी, लो वेजेस मिलता है। सो एंड हाई प्राइस एंड वैसे वैसा, ठीक है। अगर इलास्टिक डिमांड हो तो लो प्राइस, इनइलास्टिक डिमांड हो हाई प्राइस। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर द important for the elastic of inelastic demand. Means these are the factor which is fixed on the base of the elastic and inelastic of demand. So this is the importance of price elastic of demand. ठीक है बच्चों, थैंक यू।